नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के कहने पर मैंने प्रथम अफीम युद्ध का वीडियो डाला था। आज मैं द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में आपको बताने वाला हूं और आपसे ये पहले ही कह देता हूं कि द्वितीय अफीम युद्ध का वीडियो देखने से पहले प्रथम अफीम युद्ध का वीडियो जरूर देख लें, वरना द्वितीय अफीम युद्ध समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कहानी एक दूसरे से जुड़ा होता है, कोई भी कहानी एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसलिए प्रथम वीडियो प्रथम अफीम युद्ध का देख लीजिएगा, फिर सेकंड देखिएगा, ताकि सारी कहानियां आपको क्लियर हो जाए। और लिखना वही है जो आपको समझ में बेहतर तरीका से आए। ठीक है, तो मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूं। प्रथम युद्ध को मैंने नानकिंग की संधि के साथ अंत किया था। अभी मैं द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में शुरू करने वाला हूं। तो हुआ क्या था, चीनी जो शासक मंचू सम्राट थे, उनको तो नानकिंग की संधि करनी पड़ी और वो बड़ा अपमानजनक संधि थी और चीनी सम्राट हार गए थे, लेकिन चीनी सम्राट के मन में क्या चल रहा था वो देखना है। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो है 1856 से 1860 ईस्वी तक चला है। ठीक है, तो कारण देखना है। तो चीनी सम्राट का भ्रम, क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध तो चीनी सम्राट मंचू सम्राट हार चुके थे। जब हार चुके थे तो वो क्या मान रहे थे, वो मान रहे थे कि ये जो हार है वे मेरी भाग्यवश हार है, मैं भाग्य के कारण हारा हूं, मेरी अपनी कोई गलती नहीं है। और ये यही सोच रहे थे कि मेरा भाग्यवश हार है। दूसरा, विदेशियों को उनके मन में चल रहा था कि हम विदेशियों को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इन विदेशियों को, यूरोपियनों को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, वो सोच रहे थे, लेकिन यह उनकी सोच की भूल थी, उनका भ्रम था। क्यों? क्योंकि वो खुद खोखले हो चुके थे, उनका प्रशासन भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, शोषणात्मक व्यवस्था थी उनके प्रशासन में, जनता में बेरोजगारी थी, भूखमरी थी और अफीम के तस्करी ने पूरे चीन के जनताओं का नैतिक पतन कर दिया था। इस कारण यदि आप खुद खोखले हो और दूसरी यूरोपियन शक्ति से आप लड़ने की सोच रहे हो तो यह आपका क्या है, भूल है, भ्रम है। इसलिए पहला पॉइंट क्या हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध का चीनी शासकों का भ्रम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, नानकिंग की संधि पर असंतोष। चीनी जनता और यहां तक कि मंचू सम्राट नानकिंग की संधि से, नानकिंग जो प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीनी सम्राट को संधि करना पड़ा था, उनसे पूरी चीनी जनता और यहां तक कि मंचू सम्राट भी असंतुष्ट थे और उनके मन में था कि किसी तरह संधि से निकल जाए। ठीक है, तो क्या ऐसा इस संधि में था जिसके कारण पूरी चीनी जनता और मंचू सम्राट के अंदर एक क्षोभ की भावना थी, गुस्से की भावना थी। तो 5 बंदरगाह व्यापार और निवास के लिए विदेशियों के लिए खोल दिए गए थे। हमने आपको पहले वीडियो में कहा था कि पहले यूरोपियन और अंग्रेजों को कहां तक सीमित रखा गया था, व्यापार के लिए कैंटन तक ही, लेकिन हारने के बाद अब उनको 5 व्यापार देना पड़ गया था। प्रथम अफीम युद्ध में जो चीनी सम्राट मंचू सम्राट की हार हुई थी, तो उनको 5 बंदरगाह व्यापार और निवास के लिए खोलना पड़ गया था। ठीक है, ये चीनी जनता के लिए अपमानजनक लग रहा था। दूसरा, हांगकांग द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। ठीक है, कोहाग और कोतो प्रथा समाप्त करना। कोहाग प्रथा मैंने कल भी आपको प्रथम वीडियो में बताया था कि कोहाग प्रथा में क्या था कि चीनी सम्राट जो था 13 व्यापारियों की एक समिति बनाई थी और जितने भी यूरोपियन व्यापारी को आना व्यापार करना है, पहले इन 13 समितियों को आप अपना माल बेच दीजिए और यही वो समिति चीन के जनता के बीच माल बेचेगी। इससे क्या होता था कि यूरोपियन कंपनी जो है प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा पाती थी। ठीक है, इसके अंदर उनको गुस्सा था कि अधिकतर प्रॉफिट कोहाग वाले व्यवस्था वाले जो सम्राट की व्यवस्था है वो कमा लेती है और हम लोग जो इतने दूर से आ रहे हैं, हम व्यापार में कमा नहीं पा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को नानकिंग की संधि के तहत समाप्त करवा दिया गया था। तो इससे चीनी सम्राट के अंदर क्या था, गुस्सा था। ठीक है, कोतो प्रथा राजा के प्रति क्या था, 3 बार माथा टेक कर आपको 3 बार घुटने टेकर 9 बार आपको माथा झुकाना पड़ता था। तो ये चीज चीन में जो यूरोपियन आए थे उनको ये चीज खलता था, क्योंकि वो अपने आप को सुपेरियर मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उनको अपना माथा झुकाना, 3 बार घुटना टेकना, ये उनको बड़ा अटपटा सा लगता था। ये सब प्रथा भी समाप्त कर दिया गया था नानकिंग की संधि के तहत। तो अब उनके लिए तो बेहतर हुआ, लेकिन चीनी सम्राट के लिए दिक्कत की बात हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या था, राज्य क्षेत्राधिकार के तहत ब्रिटिश जनता को अंग्रेजी कानून के तहत ही उन्हीं की अदालत में मुकदमा चलेगा। मतलब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी यहां आया है, चीनी कानून के तहत आप दंड नहीं दे सकते हैं।
अंग्रेजी कानून के तहत उन्हीं की अदालत में दंड दे सकते हैं, मतलब अंग्रेजी अदालत में ही दंड दे सकते हैं, चीनी अदालत में नहीं। तो ये भी अब खत्म हो चुका था नानकिंग की संधि से, ठीक है। इसीलिए नानकिंग की संधि के प्रति चीनी जनता और सम्राट का संतोष था। बाद में क्या था, नानकिंग की संधि जब हुई थी उसमें यह भी टर्म जोड़ा गया था कि इस संधि के बाद जो भी यूरोपियन आएंगे उनको जो आप एक्स्ट्रा सुविधा दीजिएगा वो स्वतः ही अंग्रेजों को मिल जाएगा, उसके लिए अलग से संधि करने की जरूरत नहीं है। बाद में जो सुविधा विदेशियों को मिलेगा वो अंग्रेजों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसके कारण ये गुस्सा था कि अब हमको स्पेशल व्यवस्था कोई नहीं करना पड़ेगा, ये जैसे ही दूसरे को हम देंगे वो खुद बखुद अंग्रेजों को मिल जाएगा। इस कारण नानकिंग के संधि के प्रति चीनी जनता और सम्राट में असंतोष था। उसके बाद चीनी सम्राट को, मंचू सम्राट को नानकिंग की संधि के तहत 2 करोड़ 10 लाख डॉलर किसको देना पड़ा था, अंग्रेज को देना पड़ा था। तो इसके अंदर भी इतनी बड़ी धनराशि को देना पड़ा था, मन में तो बौखलाहट थी। चीनी और ब्रिटिश अधिकारी समानता के आधार पर व्यवहार करेगा। मैंने प्रथम वीडियो में कहा था कि चीनी सम्राट जो थे वो किसी भी यूरोपियन से मिलना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। किसी भी जैसे आप यदि मध्यकालीन भारत पढ़े हुए वहां बलबन इसी तरह करता था, सिर्फ तुर्क अधिकारी लोग से ही मिलते थे, गैर तुर्कों से वो मिलना पसंद नहीं करते थे। तो सेम बात यहाँ भी है, चीनी सम्राट किसी ब्रिटिश अधिकारी से मिलना पसंद नहीं करते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी व्यापारिक विवाद है उसके लिए हम कोहार व्यवस्था लाएं, जाके वहां मिलिए। तो ये भी चीज नानकिंग की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। और अब इस संधि में क्या हुआ था, चीनी और ब्रिटिश अधिकारी समानता के आधार पर बातचीत कर रहे थे। ये चीज भी अब खल रहा था, क्योंकि ये चीज मंचू सम्राट को के लिए नहीं रहा, उनकी चीनी जनता के लिए नहीं रहा। तो यही सब जो व्यवस्था नानकिंग की संधि के तहत अंग्रेज अधिकारियों को देना पड़ा, इससे चीनी जनता और मंचू सम्राट में असंतोष की भावना पनप रही थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, चीनियों को बलपूर्वक मजदूर बनाना। क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध में हार चुके थे मंचू सम्राट, तो वहां पर हम पहले ही बता चुके हैं कि चीन जनता के बीच बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या थी, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और बलपूर्वक मजदूर बनाकर क्यूबा और पेरू में भेजना शुरू कर दिया था। इससे भी चीनी जनता और सम्राट गुस्सा रहे थे, कर तो कुछ पा रहे थे लेकिन अंदर में बौखलाहट थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जल डाकू पकड़ने के नाम पर चीनी जहाजों से रक्षा शुल्क वसूलना। जल डाकू पकड़ने के आधार पर चीनी जहाजों से रक्षा शुल्क वसूलना। क्या था कि जल डाकू पकड़, अंग्रेज बोलते थे कि मैं आपका जहाज जो समुद्री एरिया में जो जल डाकू है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन बदले में आपको हमको पैसा देना पड़ेगा। तो यही था, तो जल डाकू के नाम पर चीनी जहाजों से रक्षा शुल्क लेते थे। कौन, ब्रिटिश, अंग्रेज, किनसे, मंचू सम्राट से, ठीक है, मंचू सम्राट से लेते थे। इस कारण गुस्साते थे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है कि नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार की मांग। नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार की मांग, नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार की मांग, ठीक है। नानकिंग की संधि क्या है, अब पहले ही बता दी, यही नानकिंग की संधि के तहत ये व्यवस्था ला दिया गया था जो चीनी सम्राट को मिला नहीं, ठीक है। चीनी सम्राट को अब ये व्यवस्था मिली नहीं, सब चीज तो उनको छोड़ना पड़ गया था। तो अब ये क्या था, अंग्रेज अब इससे भी अधिक सुविधा मांग रहे थे, इसीलिए कहा था नानकिंग की संधि पर पुनर्विचार की मांग। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि हमको और सुविधा मिले, ठीक है, लेकिन मंचू सम्राट देने को अब तैयार नहीं थे, वो टाल मटोल कर रहे थे। क्या सुविधा मांग रहे थे और अंग्रेज, तो चीन के आंतरिक भाग में प्रवेश की सुविधा। अभी तो उनको 5 बंदरगाह तक ही मिला था, तो इनकी भूख और बढ़ गई थी और ज्यादा अंदर जाने की सोच रहे थे कि हमको और ज्यादा एरिया में व्यापार करने की अनुमति मिले। तो वही है, चीन के आंतरिक भागों में प्रवेश की सुविधा और सुविधा मांग रहे थे कि हमको और एरिया में व्यापार करने की दिया जाए, ये ठीक है। पिकिंग में राजदूत रखने की सुविधा, ठीक है, पिकिंग में ब्रिटिश राजदूत रखने की सुविधा। आपको पता होगा यदि आप लॉर्ड वेलेस्ली का पढ़े होंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली में आपको सहायक संधि था और किसी भी राजा के पास एक रेजिडेंट रख दिया जाता था और ये रेजिडेंट क्या करते थे, उनके आंतरिक मामलों में दखल देते थे। तो वही चीज सेम लगभग ब्रिटिश यहाँ पिकिंग में राजदूत रखने की मांग कर रहे थे, ठीक है। और व्यापार में जो शुल्क दर था उसको समाप्त करने की मांग ब्रिटिश अधिकारी कर रहे थे, जो मंचू सम्राट देने को तैयार नहीं थे, ठीक है। अगला, अगस्टे चैपली नामक फ्रांसीसी पादरी को मंचू सम्राट द्वारा फांसी दे दिया गया था। इससे क्या होता है, एक पादरी थे अगस्टे चैपली जो फ्रांस के थे, उनको क्या किया गया था, मंचू सम्राट जो थे वो फांसी दे दिए थे, किसी भी कारण फांसी दिए होंगे। इससे फ्रांस के जो राजा थे वो काफी क्रोधित थे और वो चीन को दंडित करने की सोच रहे थे, क्या मौका मिले कि हम चीन को दंडित करें। तो ये भी एक
प्रथम अफीम युद्ध का कारण बना। इसी कारण देखिएगा कि आगे फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों मिलकर द्वितीय अफीम युद्ध लड़े हैं, ठीक है। और ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई जब अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म भी आए, ईसाई धर्म का वो प्रचार कर रहे थे और इसी धर्म के प्रचार के आड़ में क्या करते थे, चीनी सभ्यता संस्कृति को भी वे प्रहार कर रहे थे, चोट कर रहे थे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। तो ये भी चीनी जनता को खलता था, ठीक है। और मंचू सम्राट को भी तत्कालिक कारण, ऐसा कौन सा इसका तत्कालिक कारण बना जिसके कारण ये युद्ध एकदम अवश्यम भावी हो गया, मतलब बैकग्राउंड तैयार था, ठीक है। वो कौन सा बारूद चिंगारी का काम किया जो आग लग गया, तो वो था लॉर्चा एरो जहाज की घटना। लॉर्चा एरो जहाज था जिसके मालिक थे चीनी, जिसके मालिक कौन थे, चीनी, और चालक दल था ब्रिटिश। तो क्या था, चीनी सरकार जो सब दल जलदस्यु पकड़ने के लिए निकली एक बार और इस लोरचा एरो जहाज को पकड़ लिया। पकड़ लेने में से 13 चालक दल के लोग तो उनको बंदी बना लिया, मालिक को तो बंदी बनाया नहीं भाई, चीनी थे, तो 13 चालक लोग को बंदी बना लिया। यह मामला ब्रिटेन में जब पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने मांग की मंचू सम्राट से कि भाई आप माफी मांगे और उन चालक दल को छोड़ दे। तो चूंकि प्रथम अफीम युद्ध तो हार चुके थे, इसलिए चीनी सम्राट मंचू सम्राट दबाव में आ गए, लेकिन इतना भी दबाव में नहीं, दबाव में क्या आ गए, चालक दल को तो छोड़ दिया लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया कि हम आपके सामने माफी नहीं मांगेंगे, अंग्रेज से हम माफी नहीं मांगेंगे। बस अब इनको मौका मिल गया, युद्ध हो गया, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी मिलकर लड़े, किन से, मंचू सम्राट से। किन से लड़े, मंचू सम्राट से। और यह युद्ध कब से कब तक चला, पहले ही बता चुके, 1856 से 1860 तक। इस युद्ध में हार किसकी हुई, मंचू सम्राट की हार हुई, ठीक है, मंचू सम्राट की हार हुई। तो आगे मैंने आपको बता चुका। अब आगे क्या हुआ, जब हार गए, मंचू सम्राट हार गए, तो उनको तित्सिंग की संधि करना पड़ा। किनको, मंचू सम्राट को अंग्रेजों से तित्सिंग की संधि करना पड़ा और वो संधि हुई जून 1856 ईस्वी को, ठीक है। अब इस संधि की शर्तें क्या क्या थी, क्या चीजें माननी पड़ी किनको, मंचू सम्राट को अंग्रेजों से, तो 11 बंदरगाह अब उनको खोलना पड़ा। जैसा कि पहले क्या था, 5 बंदरगाह खोलना पड़ा था नानकिंग की संधि के तहत, अब उनको एक्स्ट्रा और 11 बंदरगाह खोलना पड़ा व्यापार और निवास के लिए, अंग्रेजों के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, विदेशी जहाज को व्यापार रक्षा हेतु यांगत्सी नदी, चीन की एक नदी है, यांगत्सी नदी में प्रवेश की भी सुविधा मिल गई, ठीक है। किस नदी को, यांगत्सी नदी में। किस ने, हम अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा चाहते हैं, ये अंग्रेज डिमांड किए और इसके लिए हमको किस नदी तक जाना चाहिए, जाने दिया जाए, तो यांगत्सी नदी तक। तो ये भी उनको देना पड़ गया मंचू सम्राट को, ठीक है, कि विदेशी जहाजों को व्यापार रक्षा को, अपने जो व्यापार करते थे उनकी रक्षा हेतु वो यांगत्सी नदी तक प्रवेश करने की सुविधा मंचू सम्राट को देना पड़ा। पिकिंग में राजदूत रखने की सुविधा अब उनको मिल गई तित्सिंग की संधि के तहत, ठीक है, पिकिंग में, ठीक है। अंग्रेजों को चीन के आंतरिक भाग में अब आवागमन की भी सुविधा मिल गई, अब इंटरनल एरिया में भी जा सकते थे, वो भी उनको सुविधा मिल गया तित्सिंग की संधि के तहत। अंग्रेजों को ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति, पहले जो वो ईसाई धर्म प्रचार करते वो वैधानिक नहीं था, कोई कानूनी रूप से उनको लिखित रूप से नहीं दिया गया था कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन इस संधि के बाद उनको मिल गया वैधानिक रूप से ईसाई धर्म का प्रचार चीन में आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी धनराशि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मंचू सम्राट को देना पड़ा अंग्रेजों को, ठीक है। अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता मिल गई तित्सिंग की संधि के तहत, अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता मिल गई, ठीक है। पिकिंग की संधि, पिकिंग की संधि, लेकिन हुआ क्या, पिकिंग की संधि, पिकिंग की संधि क्या, पिकिंग की संधि कब हुई, अब हुआ क्या, तित्सिंग की संधि को पालन करने पर मंचू सम्राट आनाकानी किए, नहीं मानने लगे, मान तो गए लेकिन रूप में मान गए, कार्यान्वित करने में वो आनाकानी करने लगे। जब आनाकानी करने लगे मतलब टाल मटोल करने लगे तो फिर युद्ध शुरू हो गया, किनसे, अंग्रेजों से, मंचू सम्राट और अंग्रेजों से फिर युद्ध शुरू हो गया। तो फिर जब मंचू सम्राट तो फिर हार गए, तो फिर एक संधि थोप दी गई, वो संधि कहलाई पिकिंग की संधि। कब वो, अप्रैल 1860 में, अप्रैल 1860 में, ठीक है। अब इस वही मंचू सम्राट हार गए, पुनः पिकिंग की संधि मंचू सम्राट को अंग्रेजों से करनी पड़ी। अब पिकिंग संधि के तहत शर्त क्या थी, तित्सिंग संधि को कार्यान्वित करना पड़ा, जो भी आप पहले जो ये संधि था अब उसको आप लागू कीजिए, ठीक है। कोलून प्रायद्वीप ब्रिटेन को मिला, ठीक है, कोलून प्रायद्वीप अब ब्रिटेन को मिल गया। चीनी मजदूरों को विदेश भेजना स्वीकार किया, पहले जो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे थे, कानूनी रूप से मिल गया कि चीनी मजदूरों को हम विदेश में ले जाएंगे, पहले कहां बताए थे, क्यूबा और पेरू ले जाते थे, तो ठीक है। तित्सिंग को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया, तित्सिंग एक जगह का नाम है चीन का, उसको भी विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो समझ लीजिए ये एक तरह से द्वितीय अफीम युद्ध में 2 संधि हुई,
ठीक है, एक त्सिंग की संधि और एक पेकिंग की संधि। अब इस द्वितीय अभियुद्ध का महत्व क्या हुआ? तो चीनी सम्राट की महानता समाप्त हो गई। चीन जो पूरे वर्ल्ड में एक महान साम्राज्य के रूप में जाना जाता था वो समाप्त हो गया। मंचू सम्राट का खोखलापन पूरा विश्व में उजागर हो गया। ठीक है, समझ गया कि इस राजा में कोई दम नहीं है। ठीक है, विश्व में उजागर हो गया। फिर जैसे उजागर हुआ शोषण की प्रक्रिया और बढ़ गई। चीन की क्लोज डोर पॉलिसी भी अब समाप्त हो गई। जो बंद करके वो अपने आप को रखना चाहते थे वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब विदेशों के लिए खोलना पड़ गया अपने दरवाजे। जैसे दरवाजे खुले शोषण की प्रक्रिया बढ़ गई। ठीक है, चीनी जनता पश्चिमी सभ्यता के जैसे ही संपर्क में आए, जैसे हम लोग के भारत में भी हुआ कि जैसे ही अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति भारत में आए तो यहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी। वही चीज यहाँ भी हुआ कि चीनी जनता जैसे ही पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आई वहां चीनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और जैसे चीनी राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1911 की क्रांति हो गई। ठीक है, 1911 की क्रांति हुई। आप जानते हैं 1911 की क्रांति, और इसी क्रांति ने क्या हुआ? मंचू सम्राट का अंत कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।